रात में रसोई का काम समेटकर सुप्रिया सोने के लिए कमरे में आई तो देखा उसके पति डॉक्टर रोशन गहरी नींद में सो रहे थे। उनके बगल में बेटी सालू सो रही थी। सुप्रिया ने सोने की बहुत कोशिश की लेकिन नींद जैसे आंखों से कोसों दूर थी। फिर पति के चेहरे पर नजर टिकाए सुप्रिया उन्हीं के बारे में सोचती रही। डॉक्टर रोशन से कितने सरल और उदार स्वभाव के हैं। इनके साथ विवाह हुए 6 माह बीत चुके हैं और इन 6 महीनों में वह उन्हें अच्छी तरह पहचान गई है। कितना प्यार और अपनेपन के साथ उसे रखते हैं। उसे तो बस ऐसा लगता है जैसे एक ही झटके में किसी ने उसे दलदल से निकालकर किसी महफूज जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है। उसका अतीत क्या है, इस बारे में कुछ भी जानने की डॉक्टर रोशन ने कोई जिज्ञासा जाहिर नहीं की और वो भी कभी कहाँ कुछ बता पाई है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि वह उनको धोखे में रखना चाहती है। बस उन्होंने कभी पूछा नहीं इसलिए उसने बताया नहीं। लेकिन जिस दिन उन्होंने उसके अतीत के बारे में कुछ जानने की इच्छा जताई तो वह कुछ भी नहीं छिपाएगी, सब कुछ सच सच बता देगी। इसी के साथ सुप्रिया का अतीत एक चलचित्र की तरह उसकी बंद आंखों में उभरने लगा। वह कहाँ कहाँ चली गई, फिर कैसे भटकते भटकते वह मुंबई की बार गर्ल से रोशन सिंह की पत्नी बन गई। अब एक सफल घरेलू औरत का जीवन जी रही है। आज की सुप्रिया अतीत में मुंबई की एक बाल गर्ल मोहिनी थी। बार बालाओं के काम पर कानूनन रोक लगते ही मोहिनी ने समझ लिया था कि अब उसका मुंबई में रहकर कोई दूसरा काम करके अपना पेट भरना संभव नहीं है। मुंबई के एक छोर से दूसरे छोर तक जिधर भी जाएगी लोगों की पहचान से बाहर ना होगी। अतः उसने मुंबई छोड़ देने का फैसला किया। गुजरात के सूरत जिले में उसकी सहेली सीमा रहती थी। उसने उसी के पास जाने का मन बनाया और एक दिन कुछ जरूरी कपड़े तथा बचा रखे पूंजी लेकर सूरत के लिए गाड़ी पकड़ ली। सूरत पहुंचने से पहले ही मोहिनी ने सीमा की जान जाने का अपना विचार बदल दिया, क्योंकि ताड़ से गिरकर वह खजूर पर अटकना नहीं चाहती थी। सीमा भी सूरत में उसी तरह के धंधे से जुड़ी थी। मोहिनी के लिए सूरत बिल्कुल अजनबी व अपरिचित शहर था, जहां वह अपने पुराने धंधे को छोड़कर नया जीवन शुरू करना चाहती थी। इसलिए शहर के मुख्य बाजार में स्थित होटल में एक कमरा किराए पर लिया और कुछ दिन वहीं रहना ठीक समझा, ताकि इस शहर को जान समझ सके। मोहिनी को जब कुछ अधिक समझ में नहीं आया तो कुकरी का 3 माह का कोर्स उसने ज्वाइन कर लिया। इसी दौरान मोहिनी सरकारी अस्पताल से कुछ दूरी पर संभ्रांत कॉलोनी में एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगी। कोर्स सीखने के दौरान ही उसने अपने मन में दृढ़ता से तय कर लिया कि अब एक सभ्य परिवार में कुक का काम करती हुई वह अपना आगे का जीवन ईमानदारी के साथ व्यतीत करेगी। कुकरी की ट्रेनिंग के बाद मोहिनी को अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। जल्द ही उसे एक मनमाफिक विज्ञापन मिल गया और पता पूछती हुई वह सीधे वहां पहुंची। दरवाजे की घंटी बजाई तो घर की मालकिन वंदना ने द्वार खोला। मोहिनी ने अत्यंत शालीनता से नमस्कार करते हुए कहा, आंटी, अखबार में आपका विज्ञापन पढ़कर आई हूँ। मेरा नाम मोहिनी है, ठीक है, अंदर आओ। वंदना ने उसे अंदर बुलाकर इधर उधर की बातचीत की और अपने जहाँ काम पर रख लिया। अगले दिन से मोहिनी ने काम संभाल लिया। घर में कुल 3 सदस्य थे। घर के मालिक अशोक सिंह, उनकी पत्नी वंदना और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा बेटा राज। मोहिनी के हाथ का बनाया खाना सबको पसंद आता और घर के सदस्य जब तारीफ करते तो उसे लगता कि उसकी कुकरी की ट्रेनिंग सार्थक रही। दूसरी तरफ मोहिनी का मन हर समय भयभीत भी रहता कि कहीं किसी हाव भाव से उसके नाचने गाने वाली होने का शक किसी को न हो जाए। यद्यपि इस मामले में वह बहुत सजग रहती, फिर भी 5-6 सालों तक उसी वातावरण में रहने से उसका अपने पर से विश्वास उठ सा गया था। एक दिन शाम के समय परिवार के तीनों सदस्य आपस में बातचीत कर रहे थे। मोहिनी रसोई में खाना बनाने के साथ साथ कोई गीत भी गुनगुना रही थी कि राज की आवाज कानों में पड़ी, मोहिनी जी, एक गिलास पानी दे जाना। गाने में मगन मोहिनी ने गिलास में पानी भरा और हाथ में लिए ही अटकती मटकती चाल से राज के पास पहुंची और उसके होठों से गिलास लगाती हुई बोली, पीजिए ना बाबूजी। राज अवाक सा बबली को देखता रह गया। वंदना और अशोक को भी उसका यह आचरण अच्छा न लगा, पर वे चुप रह गए। अचानक मोहिनी जैसे सोते से जागी हो और नजरें नीची करके झेपती हुई वहां से हट गई। बाद में उसने अपनी इस गलती के लिए वंदना से माफी मांग ली थी। आगे सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहा। मोहिनी को काम करते हुए लगभग 2 माह बीत चुके थे। एक दिन शाम को वंदना क्लब जाने के लिए तैयार हो रही थी कि पति अशोक भी ऑफिस से आ गए। वंदना ने मोहिनी से चाय बनाने को कहा और अशोक से बोली, मुझे क्लब जाना है और घर में कोई सब्जी नहीं है, तुम ला देना।
अभी तो मुझे जाना है। हाँ, 1 घंटे बाद जब वापस आऊँगा तो उधर से सब्जी लेता आऊँगा, अशोक बोले। लेकिन सब्जी तो इसी समय के लिए चाहिए। वंदना बोली, ऐसा कीजिए, मोहिनी को अपने साथ लेते जाइए और सब्जी खरीद इसे ही दे दीजिएगा, यह लेती आएगी। चाय पीने के बाद अशोक ने मोहिनी से चलने को कहा तो वह दूसरी तरफ का आगे का दरवाजा खोलकर उनकी बगल की सीट पर धम से बैठ गई। और जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, अचानक अशोक के कंधे पर हाथ मारकर मोहिनी बोली, अपन को एक सिगरेट चाहिए। है क्या? अशोक चौंक से गए, यह कैसी लड़की है? फिर मोहिनी की आवाज़ कानों में पड़ी, लाओ ना बाबूजी, सिगरेट है। अशोक ने गाड़ी रोक दी और उसकी तरफ देखते हुए जोर से बोले, मोहिनी आज तो पागल हो गई है क्या, सिगरेट पिएगी? अशोक की आवाज़ मोहिनी के कानों में गर्म लावे जैसे पड़ी। तंद्रा टूटते ही उसे लगा कि अतीत के दिनों की आदतें उस पर न चाहते हुए भी जब तब हावी हो जाती है। अपने को संभालती हुई मोहिनी बोली, अंकल आज मैं बहुत थकी हुई थी। आपकी गाड़ी में हवा लगी तो झपकी आ गई। उसी में पता नहीं कैसे कैसे सपने आने लगे, जैसे कोई सिगरेट पीने को मांग रहा हो। माफ़ कीजिए अंकल, गलती हो गई, हाथ जोड़कर मोहिनी गिड़गिड़ाई। अशोक को मोहिनी की यह बात सच लगी और वह चुप हो गए। कार आगे बढ़ी। ढेर सारी सब्जियां खरीदवाकर अशोक ने मोहिनी को घर छोड़ा और अपने काम से चले गए। अशोक ने इस घटना का घर पर कोई जिक्र नहीं किया। वह अनुमान भी नहीं लगा सके कि मोहिनी बार बाला है, पर उसकी कमजोरी को उन्होंने भांप लिया था। मोहिनी को अपनी इस फुहड़ता पर बड़ी ग्लानि हुई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सावधान रहने पर भी उससे बार बार गलती क्यों हो जाती है। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह भविष्य में अपने पर नियंत्रण रखेगी, ताकि उसका काला अतीत आगे के जीवन में अपनी कालिमा न फैला सके। बीतते समय के साथ सब कुछ सामान्य हो गया। मोहिनी अपने काम में इस कदर तल्लीन हो गई कि सिगरेट मांगने वाली घटना को भूल ही गई। एक दिन वंदना ने मोहिनी को चाबी पकड़ाते हुए कहा, मुझे दोपहर बाद एक सहेली के घर जन्मदिन पार्टी में जाना है। तुम समय से आकर खाना बना देना, मुझे लौटने में देर हो सकती है। राज तो आज हॉस्टल में रुक गया है, लेकिन अशोक जी को समय से खाना खिला देना। जी आंटी, लेकिन अगर साहब को आने में देर होगी तो मैं मेज पर उनका खाना लगाकर चली जाऊंगी। ठीक है, चली जाना। शाम को जल्दी आने की जगह मोहिनी कुछ देर से आई तो देखा दरवाजा अंदर से बंद है। उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो अशोक ने दरवाजा खोला। उसे कुछ संकोच हुआ, फिर भी काम तो करना ही था, सो अंदर सीधे रसोई में जाकर अपने काम में लग गई। बर्तन व रसोई साफ करने के बाद मोहिनी बैठकर सब्जी काट रही थी कि अशोक ने कॉफ़ी बनाने के लिए मोहिनी से कहा। कॉफ़ी बनाकर मोहिनी उसे देने के लिए उनके कमरे में गई तो देखा वह पलंग पर लेटे हुए थे और उन्होंने इशारे से कॉफ़ी की ट्रे को पलंग के साइड टेबल पर रखने को कहा। मोहिनी ने अभी कॉफ़ी की ट्रे रखी ही थी कि उन्होंने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। वह धम से उनके ऊपर गिर पड़ी। उसे अपनी बाहों में भरते हुए अशोक ने कहा, जाने मन तुमने तो कभी मौका नहीं दिया, लेकिन आज यह सुअवसर मेरे हाथ लगा है। मोहिनी अपने को उनके बंधन से छुड़ाते हुए बोली, छोड़िए अंकल, क्या करते हैं? लेकिन अशोक ने उसे छोड़ने की जगह अपनी बाहों में और भी सख्ती के साथ जकड़ लिया। अपने बचने का कोई रास्ता न देकर मोहिनी ने हिम्मत करके एक जोरदार तमाचा अशोक के गाल पे जड़ दिया। अप्रत्याशित रूप से पड़े इस तमाचे से अशोक बौखला से गए। दो कौड़ी की छोकरी, तेरी जय हिम्मत, कहते हुए अशोक उस पर जानवरों जैसे टूट पड़े थे कि तभी दरवाजे की घंटी बज उठी और उनकी पकड़ एकदम ढीली पड़ गई। मोहिनी को लगा कि जान में जान आई और भागकर उसने दरवाजा खोल दिया। सामने वंदना खड़ी थी। उनसे बिना कुछ कहे मोहिनी रसोई में खाना बनाने चली गई। खाना बनाने का काम समाप्त कर मोहिनी जाने के लिए वंदना से कहने लगी। वंदना ने देखा खाना पीना सब कुछ तरीके से मेज पर सज गया था। उसकी प्रशंसा करती हुई वंदना ने कहा, मोहिनी, मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आता है। मैं जल्दी ही तुम्हारे पैसे बढ़ा दूंगी। इतने समय में मोहिनी ने निश्चय कर लिया कि अब वह इस घर में काम नहीं करेगी। अतः दुखी स्वर में बोली, आंटी, इतने दिनों तक आपके साथ रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन कल से मैं आपके घर में काम नहीं करूंगी। मुझे क्षमा कीजिएगा, मेरा भी कोई आत्मसम्मान है जिसे खोकर मुझे कहीं भी काम करना मंजूर नहीं है। अरे यह तुझे क्या हो गया? मैंने तो कभी भी तुझे कुछ कहा नहीं। वंदना ने जानना चाहा। आपने तो कभी कुछ नहीं कहा आंटी, पर मैं रुक गई मोहिनी। अब वंदना का माथा ठनका। वह सीधे अशोक के कमरे में पहुंची और बोली, आज आपने मोहिनी को क्या कह दिया कि वह काम छोड़कर जाने को तैयार है? अशोक ने अपनी सफाई देते हुए कहा, हाँ, थोड़ा डांट दिया था, कॉफ़ी पलंग पर गिरा दी थी, लेकिन कह दो अब कभी कुछ नहीं कहूँगा। पति की बात को सच मानकर वंदना ने मोहिनी को बहुतेरा समझाया,
लेकिन वह काम करने को तैयार नहीं हुई। घर आकर पहले तो मोहिनी के समझ में नहीं आया कि अब वह क्या करे। अगले दिन जब तनाव रहित होकर वह आगे के जीवन के बारे में सोच रही थी, तो उसे पड़ोस में रहने वाली हम उम्र नर्स का ध्यान आया। बस उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न वह भी नर्स की ट्रेनिंग लेकर नर्स बन जाए और अपने को मानव सेवा से जोड़ ले। इससे अच्छा कोई दूसरा कार्य हो ही नहीं सकता। उस नर्स से मिलकर मोहिनी ने पता करके नर्स की ट्रेनिंग के लिए आवेदन पत्र भेजा और कुछ दिनों बाद उसका चयन भी हो गया। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उसे सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी मिल गई। नर्स के सफ़ेद लिबास में वह बड़ी सुंदर व आकर्षक दिखती थी। अस्पताल में डॉक्टर रोशन सिंह की पहचान अत्यंत शांत स्वभाव के, व्यवहार कुशल और आकर्षक व्यक्तित्व वाले डॉक्टर के रूप में थी। मोहिनी को उन्हीं के स्टाफ में जगह मिली तो साथी नर्सों से पता चला कि डॉक्टर रोशन विधुर है। 2 साल पहले प्रसव के दौरान उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। उनकी एक 3.5 साल की बेटी भी है जो अपनी दादी माँ के साथ रहती है। इस हादसे के बाद से डॉक्टर रोशन शांत रहने लगे हैं। उनके बारे में सब कुछ जान लेने के बाद मोहिनी के मन में डॉक्टर के प्रति गहरी सहानुभूति हो आई। मोहिनी का हमेशा यही प्रयास रहता कि उससे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे डॉक्टर रोशन को किसी परेशानी का सामना करना पड़े। अब सुबह शाम मरीजों को देखते समय मोहिनी डॉक्टर रोशन के साथ रहती। इस तरह साथ रहने से वह डॉक्टर रोशन के स्वभाव को अच्छी तरह समझ गई थी और मन ही मन उनको चाहने भी लगी थी। लेकिन उसमें अपनी चाहत का इजहार करने की न तो हिम्मत थी और न ही हैसियत। वह जब कभी डॉक्टर को लेकर अपने सुंदर भविष्य के बारे में सोचती तो उसका अतीत उसके वर्तमान और भविष्य पर काले बादल बन छाने लगता और वह हताशी हो जाती। एक दिन डॉक्टर रोशन ने उसे अपने कमरे में बुलाया तो वह सहम गई। लगा शायद किसी मरीज ने उसकी कोई शिकायत की है। जब वह डरी सहमी डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ कोई नहीं था। डॉक्टर रोशन ने बेहद गंभीरता के साथ उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वह पहले तो हिचकिचाई पर डॉक्टर के द्वारा दोबारा आग्रह करने पर बैठ गई। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद डॉक्टर रोशन ने स्पष्ट शब्दों में पूछा, मिस मोहिनी, आपके परिवार में कौन कौन है? सर, मैं अकेली हूँ। नौकरी क्यों करती हो? घर में क्या? इतना कहते कहते डॉक्टर रोशन रुक गए। जी, आर्थिक ढंग से मैं बहुत कमज़ोर हूँ। डॉक्टर के सवाल का कुछ और जवाब समझ में नहीं आया तो मोहिनी ने यही कह दिया। डॉक्टर रोशन बेहिचक बोली, मोहिनी जी, आपको मेरी बात बुरी लगे तो महसूस न करना। दरअसल मैं आपको 2 कारणों से पसंद करता हूँ। एक तो आप मुझे सीधे सरल स्वभाव की लड़की लगती हो। दूसरे में अपनी बेटी के लिए आप जैसी माँ के आंचल की छाँव चाहता हूँ। क्या आप मेरा साथ देने को तैयार हैं? मोहिनी ने नजरें उठाकर डॉक्टर रोशन की तरफ देखा और फिर शर्म से उसकी पलकें झुक गई। उसे लगा जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई, लेकिन सामने वह खामोश ही रही। उसे चुप देखकर डॉक्टर रोशन ने फिर कहा, मैं आप पर दबाव नहीं डालना चाहता, बल्कि आपकी इच्छा पर ही मेरा प्रस्ताव निर्भर करता है। सोचकर बताइएगा। मोहिनी को लगा कहीं उसके मौन का डॉक्टर रोशन गलत अर्थ न लगा ले, इसलिए संकोच भरे स्वर में वह बोली, आप जैसे सर्वगुण संपन्न इंसान के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मुझे सोचना क्या है? लेकिन मेरा अपना कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। मोहिनी का हाथ अपने हाथों में लेकर अत्यंत सहज भाव से डॉक्टर रोशन बोले, कोई बात नहीं, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मोहिनी अधिक बोल ना सकी, बस कृतज्ञ आंखों से डॉक्टर रोशन की तरफ देखकर अपनी मौन स्वीकृति दे दी। विवाह से पहले रोशन ने मोहिनी को अपनी माँ से मिलवाना जरूरी समझा। बेटे की पसंद की माँ ने सराहना की। मोहिनी से कोर्ट मैरिज के बाद डॉक्टर रोशन ने एक शानदार रिसेप्शन का आयोजन किया, जिनमें उनके सभी रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त तथा अस्पताल के सभी डॉक्टर, नर्स व कर्मचारी शामिल हुए। हाँ, रिसेप्शन के निमंत्रण पत्र पर डॉक्टर रोशन सिंह ने मोहिनी का नाम बदलकर अपनी दिवंगत पत्नी के नाम पर सुप्रिया रख दिया था। उन्होंने मोहिनी से कहा था, मैं चाहता हूँ कि तुमको मोहिनी के स्थान पर सुप्रिया नाम से पुकारूं। तुमको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? मोहिनी उनकी आकांक्षा को पूरा पूरा सम्मान देना चाहती थी, इसलिए सहज भाव से बोली, आप जैसा चाहते हैं, मुझे सब स्वीकार है। आपकी सुप्रिया बनकर आपकी पीड़ा को कम कर सकूं और सालों को अपनी माँ के आंचल में पूरा प्यार दे सकूं, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। इस तरह वह मोहिनी से सुप्रिया बन गई। अचानक सालों के रोने की आवाज़ सुनकर मोहिनी की तंद्रा टूटी तो वह उठकर बैठ गई। सुबह हो गई थी। रोशन अभी भी सो रहे थे। सालों को थपकी देकर मोहिनी ने चुप कराया और उसके लिए दूध की बोतल तैयार करने किचन की तरफ बढ़ गई। रोशन के सहृदयता और बड़प्पन के चलते आज सचमुच सम्मान के साथ जीने की उसकी तमन्ना का स्वप्न साकार हो गया और वह अपनी मंजिल पाने में सफल हो गई।
दोस्तों यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।